हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम आरपीएस स्कूल लेक्चरर के लिए लेक्चर शुरू कर रखा है हमने, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम 6 क्लासें लगा चुके हैं। आज ये 7वीं क्लास है हमारी। हमारा टॉपिक चल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। देखो भी, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को कंप्लीट पढ़ लिया था। तीनों इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। तो ये पहला जो 4 एप्लीकेशन पढ़नी हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, 4 एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। तो पहली एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड आज हम पढ़ते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें भी, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो देखो भी, ये कोई कंपाउंड है Z जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? जो कि H+ आयन दे। एसिड कौन होते हैं? जो कि क्या दे? H+ आयन दे। तो ये कोई कंपाउंड है और इसमें से अगर H हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाए तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस Z के ऊपर आ जाएंगे। तो Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो भी, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे इसको, और ये जो बन गया हमारा, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। तो कोई भी स्पीसीज जो H+ आयन के रूप में निकाल दे तो उसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं, और इससे जो बनेगी नई स्पीसीज उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया और ये हमारा क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। तो देखो भी, कॉन्जुगेटेड बेस जो है, इस कॉन्जुगेटेड बेस की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा स्टेबल हो जाए जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है, तो इसका मतलब ये हुआ भी ये जो स्पीसीज है ये ज्यादा H+ आयन देगी। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी। इसका मतलब यहां से H जो है H+ आयन के रूप में ज्यादा निकलेगा, तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब, जो हमारा कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो जो कॉन्जुगेटेड एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H+ आयन निकालने की पावर, क्षमता, तो उसको एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो हम 2 फैक्टर की बात करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा साइज। इसके अलावा यह इंडक्टिव इफेक्ट पर भी डिपेंड करती है, +- I इफेक्ट पे भी इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। उसकी बात करेंगे हम एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड में। तो पहले हम इन 2 के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी कॉन्जुगेटेड बेस की, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाएंगी भी? देखो भी, कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर पहले से ही है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब इसके नेगेटिव चार्ज में कमी आ जाएगी, और कोई भी स्पीसीज जिसके चार्ज में कमी आती है तो वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कॉन्जुगेटेड बेस की बढ़ जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां हमने इसको एग्जांपल लिखा, जैसे कि 4 स्पीसीज लिखी है मैंने, 4 कॉन्जुगेटेड बेस लिखे हैं, CH3- NH2- OH- और F-। देखो भी, इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो ये इन कॉन्जुगेटेड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर हम बात करते हैं साइज की। तो देखो भी, कॉन्जुगेटेड बेस का अगर साइज बढ़ जाए, साइज बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या कारण है ऐसा? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि साइज बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कॉन्जुगेटेड बेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको फैलने में वो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह में उसका प्रभाव होगा नेगेटिव चार्ज का। तो मतलब फिर क्या हो जाएगी? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब साइज इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। चार्ज एक जगह नहीं रहेगा, चार्ज थोड़ा फैल जाएगा, और जब चार्ज फैल जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो भी,
फ्लोरीन फ्लोराइड F माइनस से हम I माइनस तक जाते हैं ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में। 17वें ग्रुप की बात कर रहे हैं अपने, तो देखो भी नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। और डेंसिटी कम होती जा रही है यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो प्लस माइनस आई इफेक्ट पर भी डिपेंड करती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें चर्चा करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड में। अब देखो भी हम बात करें एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। 14, 15, 16 और 17वां ग्रुप की बात करें हम, 14 से लेकर 17वें ग्रुप तक के हाइड्राइड्स की बात करेंगे। इन हाइड्राइड की एसिडिक नेचर क्या रहने वाला है, तो इसमें हमें क्या देखना है, वो दो फैक्टर की बात करेंगे अपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज की। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं, हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अप टू डाउन जाएंगे हम, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, तब इन दोनों में से कौन से फैक्टर को देखना है हमें, साइज फैक्टर को देखना है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर में लेफ्ट टू राइट भी बात करेंगे और अप टू डाउन भी बात करेंगे। लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके साइज की बात करेंगे। तो देखो भी अपना 14वां ग्रुप, 15वां, 16वां और 17वां है ना। तो 14 नंबर ग्रुप में देखो कार्बन, सिलिकॉन, ये देखो काशी के शंकर प्रभु, इस तरह से इनको याद करते हैं। तो CH4, SiH4, GeH4 और SN4 ये हाइड्राइड। इसी तरह देखो हमने 15वें ग्रुप के हाइड्राइड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, NH3, PH3, ये ऊपर से नीचे जाने पर भी हमने लिख लिए। 16वें ग्रुप के हाइड्राइड्स में हमने लिखे हैं H2O, H2S वगैरह, और 17वें ग्रुप के हाइड्राइड्स। अब देखो भी जैसे कि ये ग्रुप है, ये एक पीरियड की बात करें अपने, तो कार्बन से हम फ्लोरीन तक जाएं है ना, इधर से लेफ्ट टू राइट चले, अगर इधर हम इनकी एसिडिक नेचर देखेंगे तो हमें क्या देखना है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। और हमें पता है कि लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके इंक्रीज होती है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार देखो अप टू डाउन जाएं, ऊपर से नीचे जाएं, HF से HI तक जाएं और इनकी एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो हम किसको देखेंगे, साइज फैक्टर को देखेंगे। अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब इनसे रिलेटेड कोई दो क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो भी एग्जाम्पल नंबर 1, हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें पता करना है। ये CH4, NH3, H2O, और HF। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करें हम पढ़ चुके हैं भी कैसे इनको निकालने होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इनका कॉन्जुगेटेड एसिड है ये, और इनका कॉन्जुगेटेड बेस बना लेते हैं। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब क्या हुआ, जब इनसे एक हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में निकल जाएगा, -H+, -H+, यहां भी -H+। तो कॉन्जुगेटेड बेस मिलेगा हमें, तो यहां पे क्या, कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस मिला हमें, CH3 नेगेटिव, यहां पे NH2 नेगेटिव, यहां पे OH नेगेटिव, और यहां पे F नेगेटिव। तो ये हमारी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये हमारे क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब देखो भी कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये हमें बेस मिल चुके हैं, और बेस को हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटेड बेस जो होता है उसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, कब बात करते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड की बात है ना,
क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये अपना 14 नंबर ग्रुप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखो भी क्या इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो वही फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो भी कार्बन से फ्लोरीन तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनकी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी कॉन्जुगेटेड बेस की, है ना। और कॉन्जुगेटेड तो इसका मतलब ये लिस्ट स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस CH3 माइनस जो है ये लिस्ट स्टेबल, और ये F माइनस जो है अपना ये मोस्ट स्टेबल होगा, भी मोस्ट स्टेबल होगा। जब हमें कॉन्जुगेटेड बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया तो उससे फिर हमें किसका पता चल जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड का। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड है तो इनकी भी स्ट्रेंथ जो है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इनकी ये एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज हो जाएगी। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये लिस्ट एसिडिक है, ये लिस्ट एसिडिक होगा CH4, और ये अपना मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन देखो भी, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी क्या देखते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन चलेंगे, जैसे कि हम बात करें ये कॉन्जुगेटेड एसिड HF, HCl, HBr और HI की बात करें तो इनका हमें देखना है एसिडिक नेचर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका हम कॉन्जुगेटेड बेस बना लेते हैं। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब क्या हुआ, इसमें से एक H प्लस के रूप में निकल जाए, -H प्लस, -H प्लस और -H प्लस, इस तरह से। तो देखो भी यहां पे इसका कॉन्जुगेटेड बेस F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और यहां पे I नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि ये ये ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो उनकी कौन सा फैक्टर देखना होता है हमें, साइज वाला फैक्टर देखें। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये एक ग्रुप है और 17वां ग्रुप है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम साइज फैक्टर की ही बात करते हैं। तो देखो भी फ्लोराइड आयन का साइज ये है, क्लोराइड आयन का साइज थोड़ा बढ़ गया, ब्रोमाइड आयन का साइज और बढ़ गया और आयोडाइड आयन का साइज और बढ़ गया। तो यहां पे हो क्या रहा है कि हम जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं तो यहां पे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ये जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से। तो इसका मतलब जब कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी का हमें पता चल रहा है, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये लिस्ट स्टेबल होगा। ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो लिस्ट स्टेबल होगा, और ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। तो फिर देखो भाई ये कॉन्जुगेटेड एसिड की बात करें तो कॉन्जुगेटेड एसिड जो है ये इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो सॉरी इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये हो जाएगा अपना मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से
हमने अगर पीरियोडिक टेबल में कोई ग्रुप में पूछ ले हमसे तो हम बता देंगे साइज फैक्टर को देख के, और अगर हमसे कोई पीरियड में पूछ ले तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखेंगे। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3NH2 नेगेटिव, CH3NH2 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं है, NH2, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है। फिर CH3OH की बात करेंगे और फिर CH3SH की बात करेंगे। ठीक है, तो इनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, इनका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे भी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सल्फर, क्या ये ग्रुप की बात चल रही है या क्या ये पीरियड की बात चल रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए भी, नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर भी ये सल्फर। तो देखो भी ये हमें पता है कि कौन सा 15 नंबर ग्रुप है और ये 16 नंबर ग्रुप है। तो इधर से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखेंगे, और ऑक्सीजन से सल्फर तक अप टू डाउन जाएंगे तो यहाँ पे साइज फैक्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर की बात होगी। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक चलते हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक जाएंगे तो इनका जो भी कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने पर, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर देखो ऑक्सीजन से सल्फर तक जाएंगे तो इनके साइज की बात करेंगे, साइज के इनका इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इनकी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेटेड बेस की इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं भी, ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड बेस है। तो देखो भी मैं तीनों को यहां लिख देता हूं, ये अपना CH3NH2, इसका कॉन्जुगेटेड बेस भी हम लिखेंगे यहां पे, ये अपना CH3OH और ये अपना CH3SS। तो इनका कॉन्जुगेटेड बेस देखो वे, इनका कॉन्जुगेटेड बेस मतलब -H प्लस, एक H प्लस इसमें से निकालें, यहां से H प्लस निकालें और यहां से H प्लस निकालें तो कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस CH3NH नेगेटिव, यहाँ पे CH3O नेगेटिव और यहाँ पे CH3S नेगेटिव। तो ये हमारी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो हम क्या देख रहे हैं, इन कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखो भी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सल्फर की होगी, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर बढ़ेगा। फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, है ना। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये ऐसे चलेंगे, इधर जाएं तो ये सबसे कम तो स्टेबिलिटी जो है कॉन्जुगेटेड बेस की वो इंक्रीज हो रही है। तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्जुगेटेड बेस की, और जब इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इधर लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो जाएगा, इनकी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, इनका एसिडिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम 1 नंबर लें, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो इनका क्या ऑर्डर आएगा भी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये 3 नंबर, सबसे ज्यादा एसिडिक 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर। तो ये अपना ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इस तरह से इनका आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपने।
तो यहां पे देखो भी, ये अपने पोजीशन लिख देता हूं मैं, ये अपनी ए नंबर पोजीशन है, ये बी, ये सी और ये डी। तो मैंने 4 साइट लिखी है और इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा है हमसे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हमें पता है, तो हम देख लेंगे भी किसकी ज्यादा किसकी कम। कैसे देखेंगे, यहां देखते हैं अपने, तो ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ये अपना कार्बन है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनके पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन कहाँ क्या है। तो देखो भी, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। इसकी बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो होता है वो 14 नंबर ग्रुप में आता है। फिर बात करें कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन जो है वो 15वें ग्रुप में आएगा। नाइट्रोजन के बाद में फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये 16 नंबर ग्रुप में आता है। लेकिन सल्फर की बात करें तो ये भी 16वें ग्रुप का ही है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये तीनों, इन तीनों की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इनके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा हमें। और लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा तो यहां पे तो कौन से फैक्टर को देखेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को देखेंगे। और ऑक्सीजन से सल्फर तक जाएंगे तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो यहां पे साइज फैक्टर देखेंगे हम। तो देखो भी, कार्बन से नाइट्रोजन तक जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इनके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब इनके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीजन की इसकी होगी ए नंबर, और फिर उसके बाद में होगी अपनी ये सी नंबर की, और फिर सबसे कम किसकी होगी, बी नंबर की। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की अपने कंपैरिजन करें तो सल्फर का और ही ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है सल्फर की वो इसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि किसके एसिडिक नेचर कम है और किसका ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, सल्फर का। सल्फर का क्यों, क्योंकि यहां पे जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, और सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की। तो इनका अगर सीक्वेंस ऑर्डर लिखे हमने तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फर की, यानी कि डी नंबर साइट की, ये सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। सल्फर के बाद में हम बात करेंगे ए नंबर साइट की, उसके बाद में बात करेंगे हम सी नंबर नाइट्रोजन, और सबसे कम कार्बन यानी कि बी नंबर साइट। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो भी, आज हमने एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में भी एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। आज की क्लास इतनी ही, धन्यवाद।